आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के बाद जे थॉमसन ने उसका चार्ज बाय मास रेशो कैलकुलेट किया और फिर उस चार्ज बाय मास रेशो कैलकुलेशन के बाद मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता लगाया गया। फाइनली जब चार्ज बाय मास रेशो हमारे पास होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास होगा, फिर हम उसका मास भी कैलकुलेट कर लेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने कैसे अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर किया, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे जे थॉमसन ने एक इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के बाद उसका चार्ज बाय मास रेशो कैलकुलेट किया। फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने लेक्चर को। आइए, तो अगर कोई बच्चा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले लेक्चर नंबर 1 देख कर ही इस वीडियो को देखिएगा, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको इन टॉपिक्स की हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए जे थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि चार्ज बाय मास को हम स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। चार्ज बाय मास को हम बच्चों स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप ये चीज याद रख लेंगे कि सर ने हमें बताया था कि चार्ज बाय मास रेशो जो होता है वो स्पेसिफिक चार्ज होता है, और इस टॉपिक का हमारा एम है कि एक इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज यानी चार्ज बाय मास रेशो कैसे जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट किया। आइए, तो पहले मैं आपको सेटअप समझा देता हूं जो हमने एक्सपेरिमेंट लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था। तो एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों, ये है कैथोड जिसमें से रेज निकलती हैं, जिसे हम कैथोड रे बोलते हैं। ये एनोड है, एनोड को मैंने पंच किया हुआ है, उसमें टाइनी होल किया हुआ है। इससे होती हुई रे जो है वो स्क्रीन पर गिरती है। अब आपको लग रहा होगा सर ने 3 रास्ते क्यों दिखाए हुए हैं। तो देखिए, अगर आप बैटर समझते हैं तो सर ने ये जो प्लेट दिखाई है, ये वाली प्लेट बच्चों मैंने आपको दिखाई है, ये प्लेट मैंने आपको दिखाई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। और नीचे रखा हुआ है बच्चों मैंने मैग्नेट, यानी यहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है। और जैसा कि आप पहले लेक्चर से जानते हैं कि जब कैथोड रे को इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया जाए या मैग्नेटिक फील्ड भी दिया जाए या दोनों दिया जाए तो वो अपना रास्ता भटक जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो बी जो है उसका बच्चों एक्चुअल पाथ है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ए वाला पाथ इस चीज को दर्शाता है कि जो कैथोड रे है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है, और सी पाथ रिप्रेजेंट करता है कि एक कैथोड रे मैग्नेटिक फील्ड से कैसे इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये वाला रास्ता मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है और ये वाला रास्ता इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए, अब यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं, थोड़ी फिजिक्स लगाता हूं ताकि हमें इसकी केमिस्ट्री समझ में आ सके। आइए ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो मुझे एक बात बताइए कि जो कैथोड रे है, कैथोड रे रीचेस पॉइंट बी, कैथोड रे जो है बी पॉइंट पर कब पहुंचेगा बच्चों, व्हेन बोथ कौन दोनों बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर बैलेंस्ड। आई होप आपको यह पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि बच्चों ध्यान से देखना, ये वाला जो पॉइंट है, थोड़ा सा और मैं आपको दिखा देता हूं, इस कलर से ज्यादा क्लियर होगा। ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, यस क्लियर है, ये वाला जो पॉइंट है, ए वाला जो पॉइंट है, ये किस वजह से है, किस वजह से है बच्चों, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाला पाथ किस वजह से बच्चों, ये वाला पाथ किस वजह से है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड।
ए वाला जो पाथ है वो भी डिफ्लेक्टेड पाथ है और जो सी वाला पाथ है वो भी डिफ्लेक्टेड पाथ है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी रेस सीधी चले, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इक्वली बैलेंस करने पड़ेंगे। यानी जो मैंने लिखा है आपको क्लियर होगा कि कैथोड रे बी पॉइंट पर तभी पहुंचेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सर बैलेंस कर देंगे। अगर सर ने बैलेंस नहीं किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट होकर कहेगा कि भाई ए रास्ते पर चलो और मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट होकर कहेगा कि सी रास्ते पे चलो। स्ट्रेट लाइन पे चलाने के लिए आपको दोनों इफेक्ट क्या करने पड़ेंगे बच्चों? बैलेंस करने पड़ेंगे। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो ये लाइन आप लिख लीजिएगा। चलिए, अच्छी बात। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं दैट इज जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बराबर होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कैथोड रे बी पॉइंट पर पहुंचे। क्लियर है? यह बात क्लियर है? इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू बच्चों मैग्नेटिक फोर्स। आइए अब थोड़ा सा कैलकुलेशंस दिखाते हैं, थोड़ा एक्सप्रेशन आपको दिखाते हैं और पहुंचते हैं हमारे एम पर। हमारा एम है इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट करना है। अभी तक मैंने आपको समझाया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होने चाहिए ताकि आप बी पॉइंट तक रे को पहुंचा सकें, सीधा सीधा पहुंचा सकें। आइए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। आइए समझाते हैं आपको। तो सर ने बोला कि इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होना चाहिए किसके बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स के। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है एफ ई से लिख देता हूं और मैग्नेटिक फोर्स को लिख देता हूं एफ एम से। ये दोनों बराबर होना चाहिए, है ना? ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू ई। चार्ज इंटू ई, वेयर क्यू स्टैंड्स फॉर चार्ज, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है? नहीं पता था बच्चों तो इलेक्ट्रिक फोर्स का ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। किसका चार्ज? ऑब्वियसली सर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्यू ई बराबर होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स के और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी। क्यू वी बी, ये वी क्या है सर? जो बच्चों वी है वो है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बी क्या है सर? बी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों ये जो सेटअप आप देख रहे हो इसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मतलब ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको पता होगी, वो हमें पता होगी। मैग्नेटिक फील्ड हमने सेटअप किया है तो बी की वैल्यू यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कैथोड रे अनडिफ्लेक्टेड चले तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होने चाहिए। वो एक्सप्रेशन मैं आपको दिखाने लग रहा हूं। ठीक है बेटा? तो ये क्लियर है आपको कि सर ने ये लिख दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्यू ई बराबर क्यू वी बी, तो कुछ कैंसिल भी हो सकता है। यस सर, क्यू से जो क्यू है सर कैंसिल हो गया। तो बच्चों मुझे बताओ वी की वैल्यू क्या हुई? तो जो वी की वैल्यू आई, वेलोसिटी की जो वैल्यू आई वो क्या आई सर? वो आई ई बाय बी। वो आ गई ई बाय बी। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 रख देता हूं। ई की वैल्यू और बी की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू एंड बी की वैल्यू हमें पता है। आइए आगे बात करते हैं। ध्यान देना बच्चे, एक एक्सप्रेशन और उसके बाद हमारा आंसर। ठीक, तो आप जानते हैं कि आपने इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है, तो आई होप सबको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी पता हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी पता हो क्योंकि आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है तो जरूर एक्सटर्नल वोल्टेज दिया हुआ है ना बच्चों।
तो उस वोल्टेज का फॉर्मूला आप जानते हैं, बताइए, बताओ बच्चों। जो एक्सटर्नल आपने वोल्टेज दी है, उसका फॉर्मूला क्या है, बताइए सर। उसका फॉर्मूला तो सिंपल है सर, वोल्टेज होता है सर W बाय Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मुझे बताओ बच्चों, वर्क की वैल्यू क्या आई, Q इंटू V। बच्चों ये V वेलोसिटी है, ये V पोटेंशियल है। जो वोल्टेज है इसका सिंबल मैं कैपिटल V ले रहा हूं, ये V अलग है बच्चों, ये V अलग है, ये वेलोसिटी है, ये वोल्टेज है। और आपको यह भी पता है कि जो वर्क होता है वो एनर्जी ही होती है। तो इलेक्ट्रॉन ने जो वर्क किया है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, कैथोड रे भाग रहा है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो मैं इसको इसके बराबर रख सकता हूं, हाफ mv। ये वोल्टेज है, ये वेलोसिटी है। तो मुझे बताओ क्या आपको समझ में आया कि सर लिख रहे हैं QV इक्वल टू हाफ mv। क्या ये बात क्लियर सभी को, क्या ये बात सभी को क्लियर है? बस फिर आप एक काम कर दो, आपको देखो V की वैल्यू पता होगी क्योंकि वोल्टेज आपने दिया है, हाफ की वैल्यू पता होगी, m की वैल्यू नहीं पता, इलेक्ट्रॉन का मास अभी तक हमें पता नहीं है, वेलोसिटी यहां से रख देंगे। तो अगर आप m को इधर ले आओ, अगर आप m को इधर ले आओ, V को उधर ले जाओ, हाफ V स्क्वेयर बाय V, ये भी वेलोसिटी है। तो अगर आप इसका एक्सप्रेशन रख दो हाफ, इसका एक्सप्रेशन रख दो अगर आप V का, क्या वैल्यू है V का, E बाय B, तो ये हो जाएगा E स्क्वेयर बाय B स्क्वेयर इंटू में वोल्टेज, इंटू में वोल्टेज। मेरी बात समझ में आई? यानी फाइनली अगर आप करें तो Q बाय M क्या आ रहा है बच्चों, Q बाय M क्या आ रहा है, Q बाय M आ रहा है सर मेरा E स्क्वेयर बाय 2B स्क्वेयर वोल्टेज। अगर मैं ये वैल्यू सारी रख दूं, E की वैल्यू रख दूं, समझ गए ना बच्चे कैसे आया, E की वैल्यू रख दूं, B की वैल्यू रख दूं, V की वैल्यू रख दूं, 2 हमारे पास है ही, तो हमारे पास चार्ज बाय मास आ जाएगा। तो बाय पुटिंग दीज वैल्यूज, by putting these values, स्क्रीन पे थोड़ी जगह बनाते हैं बच्चों, यस। तो अगर ये वैल्यूज पुट कर दी जाए तो Q बाय M क्या आएगा बताओ, तो जब बच्चों सारी वैल्यू रखी, E हमें पता थी, वोल्टेज हमें पता है, B हमें पता है, 2 तो चलो नॉन वैल्यू है, ये सारी वैल्यू रखने के बाद ये वैल्यू आती है 1.7588 10 की पावर 11 कूलम्ब पर केजी, कूलम्ब पर केजी। ये है हमारा फाइनल आंसर, ये है हमारा फाइनल आंसर। बोलो बच्चों, आया? तो अगर आप सेटअप को दोबारा देखें, आपको दोबारा समझा देता हूं। हमने देखो इस सेटअप में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों दिया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप अगर आप देखो, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप, तो कैथोड रे पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगी। किसकी तरफ जाएगी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप सेटअप देखो तो जो कैथोड रे है वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के टुवार्ड्स जाएगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूं ये डिफ्लेक्ट ना हो। मैग्नेटिक फील्ड इसको सी पॉइंट की तरफ ले जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ए पॉइंट की तरफ ले जा रहा है। मैं चाहता हूं ये सीधे सीधे बी की तरफ ही चले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इनका जो इफेक्ट है वो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को बराबर करना पड़ेगा। बराबर हमने कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB। यहां से Q कैंसिल हुआ और वेलोसिटी की वैल्यू मैंने निकाल दी। आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं वेलोसिटी को दूसरे तरीके से लिख लेता हूं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ ही रहा है। मैंने छोटा v वेलोसिटी बना रखा है और जो बड़ा v है वो वोल्टेज है। ठीक है,
तो यहां से मैंने V की वैल्यू निकाल दी E/B। फिर मैंने क्या कहा कि मैंने बाहर से वोल्टेज दिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के लिए, तो मैंने वोल्टेज का लिखा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क क्या हुआ V इंटू क्यू हो गया, ये V वोल्टेज है। ऑल्सो तुम जानते हो जो वर्क होता है वो एनर्जी ही होता है, जो इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहा है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होगा। तो हाफ mv² QV के बराबर रख दिया, तो QV आ गया हाफ mv²। वेलोसिटी की वैल्यू, इस V की वैल्यू हमने यहां निकाल रखी थी, पुट की, और Q/m हमने सॉल्व कर लिया। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का, 1.7588 10⁻11 कूलम पर kg, ऑल्सो क्लोज टू 1.76। आप कहीं कहीं देखेंगे ये 1.76 ही लिखा हुआ है राउंड ऑफ करके। आई होप सबको क्लियर है। आओ फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो आओ फिर आगे बात करते हैं। आगे आता है बच्चों मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और यहां से कैलकुलेट होगा चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये है हमारा एम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको पहले सेटअप समझना है। सेटअप आपको समझ में आ गया, कहानी मैं बता दूंगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान से देखना। तो सेटअप में आप देखोगे कि एक कंटेनर रखा हुआ है, उस कंटेनर में सबसे ऊपर देखो बच्चों, यहां पर मैंने ऑयल का सोर्स लिया हुआ, ये ऑयल है, इसमें क्या है, ऑयल है, क्या है बच्चों, इसमें ऑयल है। अच्छा, इस ऑयल को एक कंटेनर में रखा हुआ है, जिसको मैं स्क्वीज करूंगा तो ऑयल ड्रॉप्स अंदर आएंगी, तो इस कंटेनर को एटमाइजर बोला हुआ है। तो एटमाइजर एक्चुअली ये है जिसको मैं प्रेस करूंगा, यहां से मैं स्पॉन्ज को प्रेस करूंगा और ये प्रेशर से ऑयल ड्रॉप्स अंदर आएंगे। तो ये ऑयल ड्रॉप्स अंदर आ गए बच्चों, ठीक है, देख रहे होगे आप, यहां लिखा हुआ है ऑयल ड्रॉपलेट्स। अच्छा, अब मैंने यहां पर दो प्लेट लगाई हुई है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और इनको जो है वो बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं, इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, इसको बैटरी से जोड़ ही रखा है, वो बाद की कहानी है, अभी फिलहाल आप ये समझो कि ऑयल ड्रॉप्स इसमें से गिर रही हैं और इस प्लेट में छोटा सा छेद किया गया है, ठीक है, ताकि ऑयल ड्रॉप्स धीरे धीरे नीचे गिरे, ठीक। फिर समझ लो, यहां पर ऑयल का सोर्स है, इसको स्क्वीज किया, यहां पर ऑयल आया, ऑयल के ड्रॉप्स धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं, ठीक। यहां लगाया हुआ है माइक्रोस्कोप ताकि उसको ऑब्जर्व किया जा सके, ऑयल ड्रॉप को ऑब्जर्व कर सके क्या हो रहा है, ठीक है। यहां रखा हुआ है एक्सरे, एक्सरे का सोर्स है, वो तुम्हें मैं बताता हूं क्यों होता है। ये नेगेटिव प्लेट है, सारी कहानी हो चुकी है। अब सुनो मेरी बात, जैसे ही मैं इस प्लेट और इस प्लेट को एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ूंगा, बैटरी से जोड़ूंगा, पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं इसको दूंगा तो ऑयल ड्रॉप्स जो नीचे गिर रहे हैं वो माइनस वाले प्लेट से रिपेल होंगे। अब ये कहानी सुनो क्यों है। अब सुनो, यहां से मैंने इसको स्क्वीज किया, ऑयल ड्रॉप्स अंदर आए, ऑयल ड्रॉप्स नीचे गिर रहे हैं, उतने में यहां से एक्सरे सोर्स से एक्सरे निकाली गई, अंदर है एयर, क्या है बच्चों अंदर, एयर, और वो एयर हो जाएगी आयनाइज्ड। क्या ये लाइन आपको क्लियर हुआ, क्या ये लाइन क्लियर हुआ, जो एक्सरे होता है वो आयनाइज कर रहा है किसको, किसको, एयर को, ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, एयर में पार्टिकल्स हैं, ताकि उसमें से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो एक्सरे आयनाइजिस एयर पार्टिकल्स टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो ऑयल ड्रॉप्स नीचे गिर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना, फॉलिंग ऑयल ड्रॉप्स, जो ऑयल ड्रॉप्स नीचे गिर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर आ गया है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया, क्योंकि एक्सरे से एयर आयनाइज हुई और यहां इलेक्ट्रॉन्स का भंडार लग चुका है, भीड़ में इलेक्ट्रॉन्स खड़े हैं, वेट कर रहे हैं ऑयल ड्रॉप्स के गिरने का। तो जो फॉलिंग ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो गेट
interacted with electrons, that is, ये कह सकता हूं मैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टिक हो गए हैं, किसको? ऑयल ड्रॉप से स्टिक हो गए हैं। अब ऑयल ड्रॉप से इलेक्ट्रॉन स्टिक हो गए हैं तो ऑयल ड्रॉप इस प्लेट से रिपेल होगा, क्योंकि इस प्लेट पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ऑयल ड्रॉप से भी कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो ये इस प्लेट से रिपेल होंगे, ठीक है, तो ये नीचे गिर ही जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस एक्सटर्नल वोल्टेज से, जो ये प्लेट जोड़ रखी है मैंने बैटरी से, उसका वोल्टेज कम ज्यादा करूंगा। उससे क्या होगा, इसकी पावर बढ़ेगी, इस नेगेटिव प्लेट की पावर बढ़ेगी, और जो ऑयल ड्रॉप गिर रहा है वो इससे रिपेल तो हो ही रहा है। जब इसकी पावर बढ़ा दूंगा, इसकी पावर बढ़ा दूंगा, तो ये ऑयल ड्रॉप को रिपेल करेगा और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि ऑयल ड्रॉप हवा में ही लटक जाएगा। समझ रहे हो? जैसे ऑयल ड्रॉप नीचे गिर रहा है और ये प्लेट है, ये ब्लू वाली ये प्लेट है, तो इस प्लेट की तरफ वो गिरेगा तो यहां रिपल्शन होगा। अब इसकी पावर ज्यादा होगी, इतना रिपेल करेगा कि ड्रॉप नीचे आएगा ही नहीं, तो हवा में ऐसे सस्पेंड हो जाएगा। तो हवा में ये देख रहे हो, ये चार्ज ऑयल ड्रॉप सस्पेंडेड है, हवा में सस्पेंडेड है। क्लियर हुई मेरी बात? तो मैं यहां लिख भी देता हूं, आगे देखो, इसमें आगे लिखेंगे, बाय एडजस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय एडजस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, oil drop gets suspended in air। वो क्यों है मैंने तुम्हें बता दिया, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा, तो इतना ज्यादा स्ट्रेंथ कर दूंगा मैं ब्लू प्लेट का कि ऑयल ड्रॉप नीचे आएगा ही नहीं। ग्रेविटी चाहेगा वो नीचे गिरे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको रिपेल ऐसे किया हुआ है कि वो हवा में ये ऑयल ड्रॉप है। आप, आई होप मेरी बात आप समझ गए। ऑयल ड्रॉप यहां इस चैम्बर में हवा में है, ठीक है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, नीचे भी नेगेटिव चार्ज है, नीचे इतना नेगेटिव है कि ऊपर वाले नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, और ऑयल ड्रॉप हवा में ही सस्पेंड हो गया, ठीक है, हवा में ही है वो, ठीक है। ये लाइन एक बार आप नोट कर लो, फिर हम अगले पेज पे चलते हैं। चलो आओ, ध्यान देना बेटा। इसका मतलब तो ये हुआ, दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी is balanced by force due to electric field। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। अरे ताकि आप ऑयल ड्रॉप को एयर में सस्पेंड करवा सको। क्या मेरी ये बात क्लियर है? क्या मेरी ये बात क्लियर है कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपस में बराबर होंगे, कि ग्रेविटी उसको नीचे गिराएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर की तरफ फेंकना चाहेगा रिपल्शन के कारण। तो अगर ऑयल ड्रॉप एक पॉइंट पर रुक गया है हवा में, इसका मतलब ग्रेविटी वाला जो फोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स है वो बराबर हो गए। वो क्या हो गए बच्चों? मतलब यहां से जो फोर्स लग रहा है, यहां से जो फोर्स लग रहा है और यहां से जो फोर्स लग रहा है वो बराबर हो गए। ये वाला फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और ये वाला फोर्स है ग्रेविटी वाला, ये बराबर हो गए होंगे, ठीक है। तो मैं उसका एक्सप्रेशन लिख देता हूं। सबको पता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है mg इज इक्वल टू, और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने आपको समझाया था, बताया था, QE होता है। क्या होता है? QE। m क्या है बच्चों? यहां पे जो m है सर, ये m जो है वो मास है। किसका मास है बच्चों? मास ऑफ ऑयल ड्रॉप। अरे मास ऑफ ऑयल ड्रॉप जिसके पास इलेक्ट्रॉन भी है। बोलो भैया।
है ना, उस ऑयल ड्रॉप के इलेक्ट्रॉन भी स्टिक हुआ पड़ा है, जो हवा में सस्पेंडेड हुआ है उसका मास है ये। अच्छा जी क्या है? जी सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसका वैल्यू तो फिक्स होता है सर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यू मैं आपको बता चुका हूं, क्यू जो है वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ऑयल ड्रॉप पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से है। और जो ई है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों इसको नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना यार, ठीक है, और एक बार और रिवाइज कर लेना, बहुत बढ़िया तरीके से टॉपिक आपका हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इधर आओ, अब हमें निकालना है चार्ज, है ना। तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये ई इधर आ जाएगा, mg बाय ई। तो आपके पास m की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ऑयल ड्रॉप का मास आप ऑब्जर्व कर लोगे कितना है। g की वैल्यू हमें पता ही है, e हमने सेटअप किया तो हमें e की वैल्यू भी पता होगी। क्यों? ये सारी वैल्यूज रखने के बाद बाय पुटिंग दीज वैल्यूज, जो हमारा Q आया वो आया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हालांकि वैल्यू वाज 1.59 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, विच इज क्लोज टू द प्रेजेंट वैल्यू विच इज 1.6022, मींस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये हमारा Q आ गया। आया मजा बच्चों? Q आया हमारा 1.6 10 की पावर -19 कूलम। इस तरह Q निकला। इसको बोलते हैं चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल e से। स्मॉल e मतलब ये Q 1.6 10 की पावर -19 कूलम। और ऐसा पाया गया कि ऑयल ड्रॉप्स पे जो चार्ज है वो मिनिमम तो ये है, ऑयल ड्रॉप्स तो बहुत सारे नीचे गिर रहे हैं, मिनिमम तो ये है, मिनिमम वैल्यू ये है। और भी चार्जेस ऑयल ड्रॉप के ऊपर देखे जा रहे थे, जब उनको ऑब्जर्व किया, कैलकुलेट किया, तो इसी के मल्टीपल्स हैं। कोई से 2 टाइम्स ज्यादा है, कोई से 3 टाइम्स ज्यादा है, कोई से 4 टाइम्स ज्यादा है, कोई से 5 टाइम्स ज्यादा है इस वैल्यू से। इससे मिलिकन ने एक चीज और ऑब्जर्व की, उसने कहा कि एक बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है और वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड समझते हैं? उस पे चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से है, 2 है तो 2 की वजह से है, 3 इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से है, 4 इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से है। Q इज इक्वल टू n इंटू दिस वैल्यू E। n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस बॉडी में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर उतना ही ज्यादा चार्ज होगा। तो ये आ गया। और एक चीज और लिख लो जो मैं बता रहा हूं, मिलिकन also stated that charge on a body is due to electrons only, that is charge on an body या on a body is quantized। क्या है बच्चों? वो क्वांटाइज्ड है। अरे तभी तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इस मिलिकन ने हमें फॉर्मूला दिया Q इज इक्वल टू NE, वेयर E हैज अ वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 कूलम और N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। आपका होमवर्क क्या है? फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी हैविंग 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज, ये आपका होमवर्क है। एक इलेक्ट्रॉन्स में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस बॉडी में जिसमें 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि सर ने बता दिया मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। और मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट में यह भी देखा कि जो मिनिमम वैल्यू आ रही है चार्ज की वो ये आ रही है
और जो वैल्यूज आ रही हैं वो इसी का कुछ ना कुछ मल्टीपल है, और यहां से उसने ये फॉर्मूला बना के दे दिया। तो आपका ये होमवर्क है। आप सुनो बच्चों, जे थॉमसन ने आपको बोला कि चार्ज बाय मास रेशियो होता है 1.76 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। मिलिकन कहता है क्यू की वैल्यू है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो जब तुम्हारे पास क्यू बाय एम की वैल्यू है और क्यू की वैल्यू है तो आप एम भी बता सकते हो। बोलो भाई, बता सकते हो ना? बता सकते हो ना? आपसे अगर पूछें कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आप कह देना सर कुछ नहीं है, सिंपल है, जो स्पेसिफिक चार्ज होता है ना उसको डिवाइड कर दो सर, उसको डिवाइड कर दो सर। या हम एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, पहले आप लिख लो सर चार्ज, इलेक्ट्रॉन का सर आप पहले लिख लो चार्ज, और उसको डिवाइड कर दो सर स्पेसिफिक चार्ज से। इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज से डिवाइड कर दो सर। दैट इज, समझ गए ना आप मैं क्या बोल रहा हूं? Q को डिवाइड कर दो Q बाय एम से। तो Q की जो वैल्यू होती है आप सबको पता ही है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय Q बाय एम, ये भी आप निकाल चुके हो। तो जब इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी m की। देखो Q बाय एम की वैल्यू क्या है बताओ? Q बाय एम की वैल्यू कितनी है? 1.76 10 की पावर 11 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। एक सेकंड इधर कर लेते हैं, कूलम पर केजी। बोलो बच्चे, थोड़ा स्लो करवा रहा हूं यार ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहां से आप Q से Q काट देंगे, m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सोल्व कर कर m आएगा बच्चों 9.1 10 की पावर -31 kg। लो, इलेक्ट्रॉन का हमारे पास मास भी आ गया विच इज 9.1 10 की पावर -31 kg। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आ गया 1.6 10 की पावर -19 कूलम, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज भी आ गया 1.76 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। तो आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। आज के टॉपिक को हमने इन दो भागों में बांटा था आज की वीडियो को, जिसमें हमने सबसे पहले बात की कि जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से चार्ज बाय मास रेशियो कैसे निकलता है। उसमें थोड़ी सी फिजिक्स लगा के मैंने आपको बताया कैसे Q बाय एम कैलकुलेट हुआ है। उसके बाद हमने मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा, जिसमें हमने फिजिक्स लगाकर थोड़ी सी बताया कि चार्ज इलेक्ट्रॉन का कैसे निकाला गया है। तो बस यही बातें थी, और जब हमें दोनों वैल्यूज मिल गई Q बाय एम और Q, तो हमने m भी निकाल दिया, और वो हमारे पास है ये। तो बस यही था यार आज की वीडियो में, और आई होप आप सबको सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक बार आप फिर से इसको देख सकते हैं, और इस वीडियो से पहले लेक्चर नंबर 1 को देखा जाएगा तो आपको ये लेक्चर थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए फिर अगले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, और तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।